छोटे से राज्य में कुमार नाम का एक युवक रहता है जो राजा के यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम करता है। सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी उससे बड़े प्रभावित थे। इसके वजह से शाही बगीचा एकदम हरा भरा दिखता था। वहीं पे कुछ लोग उसको देखकर जला करते हैं। एक दिन भानु ने कुमार से कहा, कुमार, तेरी वजह से हमें भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जब से तू आया है तब से जीना दुश्वार हो गया है। भानु भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया है जो आप दोनों का जीना दुश्वार हुआ है? तू जो इतना ईमानदारी से काम करेगा, तेरी वजह से हम दोनों को भी उतना ही करना होता है। जब तू नहीं था तब हम आराम से काम किया करते थे, और तो और सो भी जाया करते थे। अब तो हम सो भी नहीं पाते हैं। सुन ले कुमार, तू गांव छोड़ के चले जा, नहीं तो सोच लेना। कुमार इन धमकियों की वजह से काफी डर सा गया हुआ था। बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। एक दिन अचानक से गांव में सूखा पड़ गया। सभी के खेत कुआं और नदी तालाब सब के सब सूख चुके थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है। तभी उन्होंने देखा कि कुमार की लाश एक जगह पे पड़ी हुई थी। वो दोनों देख के डर गए। भानु ने अपने मन में सोचा, कहीं ये हमारी धमकियों की वजह से खुद को मार तो नहीं लिया ना? किसी को भी पता चल गया तो अब हमारा क्या होगा? ये सब कैसे और कब हो गया। सारे गांव वाले इस समस्या को लेकर जूझ रहे थे। राजा भी इस समस्या को पता लगाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गया। तभी एक दिन राजा अचानक से जंगल में से गायब हो गए। उनके साथ में सिर्फ एक वफादार सैनिक था। वो एक जगह से सब कुछ देख रहा था। राजा और साधु क्या बात कर रहे हैं। महल में जाकर रानी को सारी घटना बताकर वो वहां से चला गया सबसे दूर, जो आज तक लौट के नहीं आया। आज भी सब लोग राजा और सैनिक का प्रतीक्षा कर रहे हैं, लौट के आएंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राजा और सैनिक को जैसे सब ने भुला ही दिया हो। राजकुमारी भी अब बड़ी हो चुकी थी और गांव वालों को दिल से मदद करती थी। सब लोग उसके बारे में प्रशंसा किया करते हैं। तभी एक दिन मध्य रात्रि में राजकुमारी अपने कक्ष में सो रही थी। तभी उनको एक भयानक सा सपना आया। खुद को एक विचित्र जंगल में पाया। चारों ओर अनजानी सी महक और सन्नाटा छाया हुआ था। ये कहाँ आ गई मैं तो अपने कच्छ में सोई हुई थी। ये जंगल इतना सन्नाटा और अजीब सा क्यों लग रहा है? सुंदरी अब भी बात कर ही रही थी, तभी अचानक से उनके सामने चमकदार रोशनी में एक कबूतर आ गया। सुंदरी उसको देखकर कुछ देर के लिए डर सी गई हुई थी। कबूतर एक तार सुंदरी की ओर घूरने लगा। आखिर ये है कौन और मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? तभी कबूतर ने इंसानी आवाज में बोला, मुझे आजाद करो। सुंदरी, इस पृथ्वी पे केवल तुम ही हो जो मुझे आजाद कर सकती हो। सुंदरी चौंक गई। ये कबूतर कैसे बोल सकता है मनुष्य आवाज में? तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? तुम तो एक कबूतर हो। तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं इसके आगे तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता हूं। बस इतना जान लो, ये रहस्य तुम्हारे हवेली में ही है, तभी मैं आजाद हो सकता हूं। उस कलश को तलाशना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे राज्य के लोग मारे जा सकते हैं उस राक्षस की वजह से। वो दिन दूर नहीं जब राक्षस तुम्हारे महल के अंदर घुस जाएगा। अगर वो कलश तक पहुंच गया तो सर्वनाश निश्चय है। आखिर वो कलश रखा कहाँ है? अगले ही पल सुंदरी की आंखें खुल गईं। वो अपने आप को उसी जगह पे पाई। कैसा विचित्र सपना मैंने देखा। वो कौन सा रहस्य और कैसा कलश? तभी उठकर जल्दी से अपनी माँ के कमरे की ओर चली गई। अपनी माँ के कमरे के अंदर पहुंची। सुंदरी डर और पसीनों से बिगी हुई थी। इस हालत में देखकर उसकी माँ रूकमणि सुंदरी से पूछी, क्या हुआ सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? अपनी माँ को उस विचित्र सपने के बारे में बताने लगी। माँ, मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने एक अजीब कबूतर देखा जिसने बताया मुझे
एक विचित्र कलश छुपा हुआ है। वो जल्दी से नहीं मिला तो इस महल और राज्य को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा एक दिन। रुक्मणी काफी देर तक चुप रही। वो सब कुछ जान के भी अनजान बन रही थी अपनी बेटी के सामने। फिर कुछ समय बाद बोली, कोई बात नहीं सुंदरी, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। तुम सपनों के बारे में ज्यादा मत सोचो। सुंदरी चुपचाप अपनी माँ के कच से बाहर की ओर चली गई। समय बीतता गया। सुंदरी को बार बार वही सपना दिखाई देता था। सुंदरी तुरंत अपनी माँ के कच में जाकर बोली, माँ, मुझे फिर से वही सपना आया है। उसे कलश चाहिए, श्राप से मुक्त होना है। हाँ, लगता है तुम अपने सपने के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जाओ जाकर आराम करो। सुंदरी नाराज होकर चली गई अपने कच में। कुछ दिन बाद ऐसे ही रोज रोज उसके सपने में आने लगा। बार बार वही सपना सुंदरी को सताए जा रहा था, विचलित हो जा रही थी। तभी एक दिन सुंदरी बगीचे की ओर बढ़ी। वहीं पे मंत्री जी एक कोने में बैठे हुए थे। तभी सुंदरी मंत्री जी को सपनों के बारे में बताते हुए बोली, मंत्री जी, मैंने माँ को कितनी बार बोली, उन्होंने हमेशा मेरी बात को टाल देती है। मुझे लगता है जैसे ये सपना कुछ कहना चाहता है। रहस्य के बारे में हमें पता लगाना चाहिए, वो है क्या? लगता है तुम किसी बात को बहुत गहराई से सोच रही हो। वैसे भी आप महल से काफी समय बाहर नहीं निकली। आप थोड़ा जंगल की सवारी कर लीजिए। आपका मन हल्का हो जाएगा और आपको ऐसे सपने आना बंद हो जाएगा। इतना कहकर मंत्री जी वहां से चले गए। कोई भी सुंदरी की बात का विश्वास नहीं कर रहा था। अगले दिन सुंदरी जंगल की ओर चल पड़ी। एक सुंदर झरने के पास बैठकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। झरने की आवाज से दिल मचलित हो रहा था। तभी सुंदरी को एक औरत की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। जल्दी से तुम उठकर हमारे पास आवो। तुम्हारे पैरों के पास मगरमच्छ है, काफी बड़ा और विशाल। जैसे सुंदरी ने झील की ओर देखा, तभी उसके सामने मगरमच्छ पानी के बाहर आ गया। सुंदरी दौड़ती हुई आवाज की दिशा में चली गई। एक सुंदर स्त्री झाड़ियों से निकली, सुंदरी के पास जाकर खड़ी हो गई। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं आज मगरमच्छ का निवाला होती। आज तो मेरा नाम शर्मीली है। मैं जंगल में ही रहती हूँ, शायद तुम नहीं जानती। मगरमच्छ चुपचाप अपने शिकार के पास आता है। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो वो तुम्हें आज खा जाता। तुमने मेरी जान बचाई हो। वैसे तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? अब क्या बताऊं? कुछ समय पहले मेरे माता पिता मेरे साथ में थे। उनका देहांत हो गया, तब से मैं इस जंगल में अकेले रहती हूँ। सुंदरी चौंकते हुए बोली, इसका मतलब तुम जंगल में कई सालों से अकेली रहती हो? हाँ, हमें काफी साल हो गया है। तुम्हें डर नहीं लगता इस सुनसान जंगल में? बचपन से इस जंगल में रहते आई हूँ। माता पिता के देहांत के बाद सब कुछ मैंने अकेले ही सीखा। जंगल के नियम और राज्य के नियम से बहुत अलग होते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों के बहुत सी जंगली जानवर दोस्त बन जाते हैं। जब तुम्हें झरने के पास बैठा हुआ देखा, देखकर चौंक पड़ी। बहुत कम लोग इस स्थान पर आते हैं और तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं राजा हरीश चंद्र की एक लौती पुत्री हूँ। सच बताऊं शर्मीली, मेरी कोई दोस्त भी नहीं है। मेरी हमेशा से यही तमन्ना थी, तुम्हारी जैसे मेरी भी कोई दोस्त हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी शर्मीली? क्यों नहीं सुंदरी? ये सुनकर सुंदरी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे अपना दोस्त बोला है। एक दोस्त कभी भी अपने दोस्त को इस हालात में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ महल चलो, अब से तुम वहीं पे रहोगी। गंभीर अवस्था में सोचते हुए बोली, नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ महल में नहीं जा सकती हूँ। तुमने मुझे दोस्त कहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त का दिल नहीं तोड़ते। ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम किसी के साथ जाहिर नहीं होने देना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं कुछ समझी नहीं शर्मीली। सुंदरी, हमारी दोस्ती किसी को शक नहीं देना चाहिए।
जंगल में अनजान दोस्त मिलना महल के लोगों को शंका में डाल सकता है। वो तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, शायद मुझसे भी सवाल किए जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और अपनी दोस्ती के बारे में किसी को भी शक नहीं होने दूंगी। तो तय रहा, महल का कोई भी दासी हम दोनों के सामने आएगा। तुम मुझसे दासियों वाला व्यवहार करोगी, महल के लोगों को यही बताओगी ये एक दासी है। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। दोनों महल की ओर जाने लगे। सुंदरी को जरा सा भी शक नहीं होने दी। जैसी दिख रही है वो उससे परे और विचित्र है। कुछ ही समय में दोनों महल के अंदर पहुंच गए। जैसे उन्होंने मंत्री की ओर देखा, उसकी नजर जमीन पे पड़ी हुई थी। सुंदरी भी नीचे देखी तो वो डर सी गई हुई थी। वहां एक सैनिक मृत अवस्था में पड़ा था। मंत्री के साथ में और कुछ सैनिक खड़े हुए थे। जैसे मंत्री की नजर सुंदरी की ओर गई, वो बोले, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने कुछ सैनिकों को आपको लाने के लिए जंगल में भेजा था। ये कौन है आपके साथ में? इसका नाम शर्मीली है और ये अनाथ भी है, इसलिए हमने इसे अपनी दासी बना के लाई हो। लेकिन आप चिंता में क्यों हैं? ये सैनिक कैसे मारा गया? सैनिक बाहर पहरा दे रहा था, तभी उसकी आवाज हमको सुनाई दी। हम लोग दौड़ के बाहर आए तो देखा तो सैनिक मृत पड़ा था। बाजू में एक सैनिक खड़ा था। तभी उसने सुंदरी को बोला, डरते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो एक राक्षस था। आंधी और तूफान के साथ आया और सैनिक को मार के तुरंत गायब हो गया। जाते जाते बोल के गया कि अब कोई भी नहीं बचेगा इस राज्य में। ये सुनकर सुंदरी गहरी सोच में डूब गई। मंत्री जी, मेरे सपने में भी कबूतर राक्षस की बात कही थी। कहीं ये वही राक्षस तो नहीं? राजकुमारी जी, उस सपनों को भूल जाइए। अगर आप सपनों को सोचती तो कहीं वास्तविक से दूर हो जाएंगे। सुंदरी गुस्से में महल के अंदर जाने लगी। साथ में शर्मीली भी गई। सीधा अपने माँ के कमरे में जा पहुंची। ये कौन है सुंदरी? ये मेरी दासी है। मैं आज आपसे जरूरी बात करने को आई हूँ। माँ, मैंने सपने के बारे में आपको बताया था ना, राक्षस की बात भी कही थी। आज आपने देखा कि नहीं, बाहर एक सैनिक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। दूसरे सैनिक ने अपने आंखों से देखा है। कहीं वो वही राक्षस तो नहीं जिसके बारे में मुझे कबूतर ने बताया था? रानी कुछ नहीं बोली, एकदम शांत सी हो गई। माँ, आप और मंत्री जी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इतना कहकर सुंदरी और शर्मीली चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। सुंदरी क्रोधिक अवस्था में अपने कक्ष में बैठ गई। सुंदरी, तुम मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है? तुम बार बार उस सपने को क्यों जीकर कर रही हो? और तो कोई भी तुम्हारे बातों पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है, यहाँ तक तो तुम्हारी माँ भी। शर्मीली, कुछ दिनों से मुझे लगातार सपने आ रहा है। सपने में एक कबूतर को देखती हूँ और कबूतर मुझसे इंसानी आवाज में बात करता है। उसके बात करने का अंदाज ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे किसी चीज का संदेश दे रहा है। इतना कहकर सुंदरी कांपती आवाज में शर्मीली को पूरी कहानी अच्छे से सुनाने लगी। बड़ी विचित्र बात है सुंदरी, तुम्हारी माँ रूकमणि और मंत्री जी ने इस राज्य के रहस्यों के बारे में अभी तक तुम्हें कुछ बताया क्यों नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो शर्मीली? जरा साफ साफ मुझे समझाओ। शर्मीली सुंदरी को सारी घटना विस्तार से बताने लगी। तुम अपने पिता के बारे में क्या क्या जानती हो? मेरे पिताजी बरसों पहले शिकार करने गए हुए थे, जो आज तक वापस नहीं आए। माँ ने मुझे यही बताया था और मंत्री जी ने भी मुझसे यही बात कही थी। वो सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे राज्य की कहानी कुछ और है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। कभी मेरे पिताजी तुम्हारे हवेली में राज दरबार का काम किया करते थे। किसी कारणवश उन्होंने हवेली और संसार से एकदम के लिए नाता ही तोड़ दिया। जंगल में जा बसे बचपन से मैं इस राज्य के किस्से अपने पिताजी से सुनती आ रही हूँ। फिर मुझे सब कुछ बताओ शर्मीली। हो सकता है इस हवेली से कुछ रहस्य मेरे सपने से जुड़ा हो। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम्हारे सपनों के बारे में अब तुम बड़े ध्यान से सुनो। आज से 25 वर्ष पहले
राजा हरीश चंद्र को अपने सिंहासन पे विराज थे। तभी मंत्री जी ने महाराज से बोले, महाराज, हर वर्ष की तरह इस साल भी हमारे फसल अनाज नहीं सोना उगलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्री। दूसरे राज्य हमारे तरक्की से जलते रहेंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तभी राज दरबार में दौड़ता हुआ किसान आ पहुंचा। महाराज जल्दी चलिए, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। क्या हुआ किसान? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज आप खुद जाके देखो। बताने से अच्छा है आप खुद अपने आंखों से वो मंजर देख सको। आपको खुद बखुद पता चल जाएगा। राजा हरीश चंद्र और मंत्री जी कुछ सैनिकों से साथ में किसान के पीछे पीछे चले जा रहे थे। खेतों के पास पहुंचते ही वहां का दृश्य देखा राजा हरीश चंद्र अचंभव में पड़ गए। ये सब रातों रात कैसे हो गया? ये क्या हो गया? तुम्हारी खेत की फसल सब कैसे सूख गई? महाराज, केवल मेरे ही खेत नहीं, पूरे राज्य और आस पड़ोस के राज्य का भी यही हाल है। उनके भी खेत सब सूख चुके हैं। और तो नदी, तालाब, यहां तक कुआं, उसमें भी जल का कोई पता भी नहीं है कहां चला गया। राजा हरिश्चंद्र के चेहरे पर चिंताएं और गहरी होती गई। ये विपत्ति अचानक हम पे क्यों टूट पड़ी? ये कहानी सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली की आवाज के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा और छोटे बेटे बल्लू के साथ रहता था। राजू एक गरीब मजदूर था जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ धनीराम के एक छोटे से खपरैल वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। जैसे तैसे दिहाड़ी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके बच्चों को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ मीरा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या? खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वो भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं। इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। और हाँ, क्या तुमने सुना? बिरजू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और ऐसे ही चलेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो न गांव के रास्ते खुलेंगे और न ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है, लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं, चूल्हा जल नहीं रहा और बच्चा भी सुबह से भूखा बैठा है। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। ना कोई उधार देने को तैयार है, न कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही राजू तुरंत अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। अरे राजू, मैं तेरा दुख समझता हूं, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूं। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा,
मैं हल भी जोत लूंगा, और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। नहीं राजू, ऐसा मत कह। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं भी क्या करूं? मजबूर हूं। कुदरत का कहर हम सब पर ही बरस रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर। जैसे ही बारिश थमेगी, सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, एक काम कर, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा अनाज रखा है। जाते जाते अपने साथ लेते जा। सेठ से खाने का अनाज लेकर राजू जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। बरसात के चलते वो एक झोपड़ी के यहाँ जाकर रुक जाता है। जहां वो रुका था, वहीं पर दो लोग आपस में बरसात पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाई राकेश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान हो। बिल्कुल सूरज भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून जुलाई के महीनों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ना पानी था, ना फसल हुई। कई गांवों में तो पीने तक को पानी नहीं बचा था। सही कह रहे हो राकेश। इस बार तो मौसम भी सही वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो चावल की फसल भी अच्छे से हो जाए। हाँ भाई, कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही बरसे, वरना कहीं अचानक धूप निकल गई तो सारी मिट्टी फट जाएगी। मैंने कल ही मौसम की खबर देखी थी, जहां बता रहे थे कि कम से कम 10-15 दिन के लिए बारिश तो भर भर के होने वाली है। इसका मतलब अभी तो और बरसात होने वाली है। नहीं भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 10-15 दिन के बारिश होने वाली है। उन्होंने तो सलाह भी दी है, लोग जरूरी राशन वगैरह पहले ही घर पर रख लें। फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही पूरे महीने का घर का राशन भर लूंगा, फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी पकौड़ी और ऊपर से गर्म चाय। बगल में खड़ा राजू ये सब बात सुनकर उनसे कहता है, अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तब तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज भी नहीं है, और आप लोग 10 दिन की बारिश बता रहे हो। तो खड़े क्या हो राजू भाई, जाओ और जाकर अपने घर का राशन भरा लो। राजू चुपचाप किनारे खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। उसके मन में चिंता थी। जहां कुछ लोगों के लिए ये बारिश वरदान बन रही थी, वहीं उसके जैसे गरीबों के लिए ये अभिशाप बन गई थी। फिर कुछ समय बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से घर का राशन भराऊं। क्या कह रहे हो जी? 10-12 दिन? अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है, और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है, कोने कोने से पानी टपक रहा है, अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं। हां मीरा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूं कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो, और ऐसी ही बारिश होती रही तो घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ सकता है। और हमें अभी सेठ धनीराम को घर का किराया भी देना है। पहले ही 3 महीनों का किराया देना बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो इस बार पक्का नहीं सुनेंगे हमारी बात। पिछली बार तो किसी तरह मना लिया था। यही बात तो मुझे भी खाए जा रही है। एक तरफ ये बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मीरा, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूं। आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पर अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश और जोर जोर से होने लगी, और इस बार तो बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही थी। बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही होती है जैसे बादल फट पड़े हो। बारिश के बूंदों के साथ गांव का पूरा वातावरण शीतल और ठंडक से भर जाता है। अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है, और ये छत तो
अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से ये बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ मीरा, अब तो मुझे और डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो ये छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हो, एक बार जाकर मुखिया जी से मिल लीजिए, शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। मीरा, परंतु ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। बारिश की वजह से रास्तों पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, और मैं मुखिया जी से मिलकर क्या करूंगा। उनके पास मदद के लिए जाओ तो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमेशा गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस समय हम लाचार हैं, हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम एक बार जाकर उनसे बात तो करके देखो, शायद वो कोई मदद कर दे। अगर अभी नहीं गए तो शायद हमें पछताना पड़ सकता है, इसलिए कह रही हूँ जाइए और उन्हें हम पर क्या बीत रही है सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। फिर क्या था, मीरा की ऐसी बातें सुनकर राजू भारी बारिश में मुखिया के घर के लिए निकल जाता है। किसी तरह से बच बचाकर राजू मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। अरे राजू, तुम इतनी भारी बारिश में यहाँ, क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? हाँ मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। मुखिया जी, इस बारिश ने तो हमारा जीवन ही तबाह कर रखा है। घर की छत से लबालब पानी गिर रहा है। घर की ऐसी हालत हो रखी है जैसे पूरा घर नदी हो। घर में खाने को अनाज नहीं है, ऊपर से ऐसे बारिश के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं। देख राजू, पैसों की बात तो मत ही कर। मैं खुद ही कई लोगों को पैसे बांट चुका हूं, और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे दे सकूं। तू तो जानता ही है कि पंचायत में कितने खर्चे होते हैं, इसलिए फिलहाल तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और के पास से पैसे उधार ले ले। और बारिश का क्या है, बारिश तो सबके लिए आई है। बस फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है तो कोई घरों में आराम फरमाता है। यहाँ राजू मुखिया के यहाँ मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है, और वहीं उसके घर पर सेठ धनीराम अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो मीरा, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। राजू बाहर गया है, वो किसी से मदद लेने गया है, बस लौटने ही वाला होगा। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मीरा, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूं। अब एक दिन भी देर नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो मीरा, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 10-15 दिन चलने वाली है। ये सब सोच कर बोल रहा हूं। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं मीरा, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था, धनीराम सेठ मीरा अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी कुछ देर बाद राजू अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी अपनी पत्नी को बारिश में बाहर देखता है। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी तेज बारिश में यहां क्या कर रहे हो? सेठ धनीराम आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम पैसे लेने ही गए हो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। पहली बारिश ने राजू और मीरा से सब कुछ छीना था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान की चाय दुकान दी। उन्होंने तुम्हें इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया, क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं है? अब हम क्या करेंगे जी, हमारे तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब हम बस एक काम कर सकते हैं, जब तक कुछ ना हुआ तब तक।
गांव के मंदिर में आश्रय ले सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा। हम कुछ दिन गांव के मंदिर में गुजार लेते हैं। राजू और मीरा भीगते हुए अपने भीगे सामान को साथ लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश और ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें हिम्मत दी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के भीतर एक कोना चुनकर उन्होंने अपना सामान रख दिया और वहीं एक कोना पकड़कर दोनों सो गए। सुबह होते ही गांव के सेठ वहां आ गए, जिनके पास कुछ दिन पहले वो काम मांगने गया था। उन्होंने मंदिर में राजू और उसकी पत्नी को देखकर पूछा, अरे राजू, तुम यहाँ मंदिर में क्यों रुके हुए हो? सब ठीक तो है? सेठ जी की आवाज सुनकर राजू उठकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, सब कुछ बिखर गया है। घर से निकाल दिए गए, खाने को कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मजबूरी में मंदिर में आकर शरण ली है। मुझे अफसोस है राजू। मैंने सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उस दिन तुझे जो थोड़ा अनाज दिया था, उसी से कुछ दिन गुजारा कर लेगा, ऐसा सोचा था। लेकिन अब देख रहा हूं कि बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। सेठ जी, अब हालात हमारे बस में नहीं रहे। बारिश ने हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उधेड़ दी है। हम तो बस एक कोने में बैठकर यही सोचते रहे कि अगली सुबह कैसी होगी। चल उठ, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ मेरे घर के पास। मेरा एक छोटा सा घर है, तू आज से वही रहेगा। राजू को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी ने उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर देने की बात कही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान और संघर्ष के बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। सेठ जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी डूबती जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नहीं राजू, ये कोई उपकार नहीं है। तुमने हमेशा मेहनत से काम किया है। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। वो घर पुराना जरूर है, लेकिन छत मजबूत है। तुम्हारे परिवार को अब भीगने की जरूरत नहीं। राजू और मीरा ने मंदिर से अपना भीगा हुआ सामान समेटा और सेठ जी के साथ चल पड़े। सेठ जी उन्हें सबसे पहले अपने घर में ले गए और उन्हें कुछ देर वहीं रुकने कहा, ताकि दूसरे घर में थोड़ी साफ सफाई करवा सके। कुछ देर बाद जब राजू और मीरा उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा घर पुराना था मगर मजबूत था। उस घर में कहीं से भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। उस घर को देखकर मीरा बोली, लगता है जैसे हम एक बुरे सपने से जागे हैं। भगवान सेठ जी को सदा खुश रखे। कुछ दिन बीते। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। गांव में फिर से हलचल लौटने लगी थी। खेतों में पानी उतर चुका था और लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। राजू और मीरा अब उस नए घर में सुकून से रह रहे थे। एक सुबह मीरा चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए राजू से बोली, सुनिए जी, एक बात कहूं। हाँ भाग्यवान, कहो। अब जब हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत है और थोड़ी राहत मिल गई है, तो क्यों ना हम कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें? काम? कैसा काम? सोचा है, गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेते हैं। बारिश के बाद हर कोई गर्मा गर्म चाय के लिए तरस रहा है और गांव में कोई अच्छी चाय की जगह है भी नहीं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी से कहिए ना, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। एक बार उनसे थोड़े पैसे उधार मांगिए। आप कह दीजिए कि जैसे ही दुकान चलने लगेगी धीरे धीरे चुका देंगे। वो जरूर मानेंगे। ठीक कह रही हो मीरा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर चाय की दुकान चल निकली तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसी दिन राजू दोपहर में सेठ जी के पास पहुंचा। संकोच के साथ उसने अपनी बात रखी। सेठ जी, एक बात कहनी थी। आपसे जो मदद मिली उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूं, एक छोटी सी चाय की टपरी। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। राजू,
यही तो मुझे सुनना था। मैं जानता था कि तुम किसी पर हमेशा निर्भर नहीं रहोगे। चाय की दुकान बहुत अच्छा विचार है। गांव में लोग सुबह शाम बैठते हैं, बात करते हैं। तुम्हारी दुकान चलेगी जरूर। अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए। ये लो, ये 5,000 रुपए दुकान शुरू करने के लिए काफी होंगे। और चिंता मत करना, उधार की बात नहीं, इसे निवेश मानो, और जब दुकान चल निकले तब जैसे मन करे लौटा देना। आंखों में आंसू लिए। सेठ जी, आपने तो आज फिर मुझे नया जीवन दे दिया। अगले ही दिन राजू ने गांव के चौक पर एक छोटी सी जगह देखी और वहां लकड़ी की एक साफ सुथरी चाय की टपरी लगाई। मीरा ने घर पर ही अदरक की चाय और गर्म पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। दुकान का नाम उन्होंने रखा पहली बारिश की चाय। नाम सुनते ही गांव के लोग खींचे चले आए। सभी को वो कहानी याद थी जब राजू और मीरा बारिश में मंदिर में सोने को मजबूर हुए थे। अब वही लोग उनकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे राजू, तेरी चाय तो वाकई कमाल की है। और मीरा भाभी के गरम गरम पकौड़े, बस क्या कहने। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। राजू सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलता और मीरा पीछे से सारा सामान तैयार करती। कुछ ही महीनों में राजू ने सेठ जी का पैसा भी लौटा दिया। आज वही राजू, जो एक वक्त अपने बच्चे को भूखा सुलाता था, अब गांव के लोगों को गरम चाय और स्वादिष्ट पकौड़े खिला रहा है। उसकी दुकान अब गांव का सबसे प्यारा अड्डा बन चुकी है। एक दिन राजू से। देखिए जी, मेहनत और सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती। और सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि मेरे साथ तुम हो मीरा। पहली बारिश ने राजू और मीरा से सब कुछ छीना था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान की चाय दुकान दी।